बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और हमारे यहाँ मुख्तलिफ पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं। कभी कभी हमें उसकी इत्तला हो जाती है, कभी नहीं होती है। तो जी, कौमी सलामती पॉलिसी आ गई है, जिसको पहले दिफाई नज़रिए से देखा जाता था और सोचा जाता था कि ज़्यादातर इसमें दिफा के हिसाब से या डिफेंस के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे या उस फील्ड को ज़्यादा उजागर किया जाएगा, उसके चैलेंजेस, उसकी बातें। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो कौमी सलामती पॉलिसी है वो अवाम पर मबनी है, अवाम पर यानी आप पर और मुझ पर मबनी है। हम पर बेस करके हमारे मुल्क की मईशत को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एंड यूज़र, एंड बेनिफिक्टर्स और हर तरह के स्टेक होल्डर्स हम सब हैं। इस पॉलिसी को समझने के लिए, इसके नुकात को समझने के लिए हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा साहब मौजूद हैं। उनसे हम इस पॉलिसी के हवाले से जानेंगे। आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। कमर साहब, ये कौमी सलामती पॉलिसी जिसको पहले दिफाई नज़र से देखा जाता था, कहा यह जा रहा है कि अब ये अवाम पर मबनी है। इसको थोड़ा सा इसकी तशरीह करेंगे? जी, पहले जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज आती भी थी तो इस तरह कोई खुल खिला के नहीं आती थी। अगर आपको याद हो 2013 में चौधरी निसार के दौर में एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, सही, जिसको NIS भी बोला जाता था। जी। लेकिन ये जो पॉलिसी है, इसको कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। अच्छा। यानी कि इसमें रवायती सिक्योरिटी के साथ साथ गैर रवायती सिक्योरिटी भी जो है वो है अहम है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, भारत हमारा एक चैलेंज जरूर है, अफगानिस्तान एक चैलेंज है, कश्मीर एक हमारा नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन असल जो मसला है वो तो आपकी बढ़ती हुई आबादी है। असल जो मसला है वो तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। असल मसला जो है वो तो जो कर्जे बढ़ रहे हैं वो मसला है। सो इस चीज को वो कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ रवायती नहीं, गैर रवायती, जिसका टिड्डी दिल या ये कोविड-19 जो है, इसको भी एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी में कंसीडर किया जाता है। सही, लेकिन इससे जो अवाम पर जोर दिया गया है, चलें ये तो आपने इसकी चीदा नुकात हमसे शेयर कर लिए। अवाम जब अपने बारे में सुनते हैं और मौजूदा हुकूमत में, तो वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए सोचते हैं कि शायद हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके दिफा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी आई है। क्या ऐसा भी कोई जुज इसमें शामिल है? टेक्निकली तो ये सारा कुछ अवाम के लिए है। अच्छा। अगर हुकूमत प्रेशर डालेगी या हुकूमत ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आबादी कम रखें, तो बेसिकली तो इसका फायदा ही है कि जितनी आबादी कम होगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। अब हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि हमारी 220-30 मिलियन आबादी है, तो अगर ये आबादी कम होगी तो रिसोर्सेज जो है वो जितने हम उसको मैनेज कर सकेंगे। लेकिन अगर रिसोर्सेज कम है, आबादी ज्यादा है, तो ये भी तो इसका जो सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। फिर अगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात होती है तो ये भी तो वो तासर दिया जा रहा है कि नहीं, हम दुनिया के ममालिक के साथ सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी या इन चीजों में डील नहीं करेंगे, हम इक्तिसादियात में डील करना चाहते हैं ताकि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। तो बेसिकली टेक्निकली तो ये सारा अवाम के लिए है, इसमें कोई, लेकिन ये क्योंकि एक, ठीक है, ये जो सारी की सारी पॉलिसी है, ये पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा, इसमें कमर साहब चलें थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आपकी और हमारी याद दहानी में है कि CPEC का मामला जब आ रहा था और CPEC के हवाले से जब गुफ्तशनीद हो रही थी, उस जमाने में कहा जा रहा था कि दिस इज फॉर द पीपल एंड ऑब्वियसली फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द प्रोविंस बलोचिस्तान। जबकि रिसेंटली हमने देखा कि वहाँ पर कितनी डेप्रिवेशन है और उसकी वजह से ख़वातीन अपने घरों से बाहर निकल गई। इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब ये चीज़ें भी जो आ रही हैं जी, अब हम मईशियत पे हमें गौर करना चाहिए। अब हम इतने सालों बाद मईशियत पर फाइनली समझें कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। लेकिन आपको लगता है कि अब मईशियत पर जो भी पॉलिसी के तहत चीज़ें होंगी, इससे वाकई इस पे काम करने से या गामजन होने से लोगों को या मुल्क को माशी तौर पे तरक्की हासिल होगी? देखिए जी, जारी बात है कि ये डिपेंड करता है कि कोई मुल्क जो है वो किस फील्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अगर अपने आप को डिफेंड करने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अभी अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में पैसा आया तो फायदा तो हुआ, लेकिन उस तरह फायदा नहीं हुआ जिस तरह इसका फायदा होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान से वो जो प्रोडक्शन थी या जो मैन्युफैक्चरिंग, जिसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कहते हैं, एक्सपोर्ट कैसे होगी, वो जो
एक्सपोर्ट नहीं हो रही या हमारी डेवलपमेंट जो है वो उस तरह नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां लगी हैं। ये चाइना से तो पैसा आ गया, सड़कें भी बन गई, थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां भी लग गई, लेकिन हमारे लोगों के इस्तेमाल के लिए ये चीजें या हम उस तरह की चीज मैन्युफैक्चर करें जो बाहर जाए, तब जाके चाइना का पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद है आपको एक माहौल देना। माहौल मिल गया था, आगे किक स्टार्ट मिलता, आगे तो कौम ने, मुल्क ने, अदारों ने चीजें खुद तैयार करनी होती है, काम करना होता है। सारी बात है, चाइना ने हमारा हाथ पकड़ा, बिल्कुल एक लाइन लेंथ दी, आगे तो काम हमने खुद करना है, अगर करेंगे तो तरक्की होगी। अच्छा, ये जिस तरह से आपने बताया, इसी तरह हमने हर शोबे में अनफॉर्चुनेटली ये देखा है, इवन पार्लियामेंट से कानून पास हो जाते हैं लेकिन फंसते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन में आके। आज पॉलिसी बना दी गई है आवाम के लिए, लेकिन आपको लगता है जितने हमारे सूबे हैं, जो हमारे यहाँ कल्चरल या लैंग्वेजेस के डिफरेंस के साथ साथ जो हमारे सूबे के अपने अपने चैलेंजेस हैं, उनको सामने रखते हुए ये पॉलिसी तमाम कराची से लेकर कश्मीर तक हर इलाके, हर सूबे के लिए कारामद साबित होगी और ये बेहतर तरीके से फॉलो हो पाएगी? जी बिल्कुल, इसमें तमाम सूबों से इनपुट ली गई है, क्योंकि ये 3-3.5 साल बाद मोइन यूसुफ ने इस पे काम किया, अच्छा काम है ये। 3-3.5 साल बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, सूबों से इनपुट लेना, आजाद कश्मीर से, जीबी से, एकेडमिशियन से, राइटर से, एनालिस्ट से, तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों को, एकेडमिशियन से, एनालिस्ट को कंसल्ट किया गया है। तो ये नहीं है कि बगैर हवा में पॉलिसी बना दी गई है, पॉलिसी तो बना दी गई है, असल चीज तो है इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बाकी उस लाइन लेंथ पे काम करना शुरू कर दें, हम उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी वैल्यू हो या हमारी जो ग्रोथ है वो वाकई उस लाइन में हो जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर है सिर्फ कागज का टुकड़ा बना रहना और उसका इम्प्लीमेंट ना करना तो कोई फायदा नहीं होगा। और जिस वक्त इस वक्त तय किया गया है कौमी सलामती पॉलिसी बनाने का, 4 साल कंप्लीट होने को है हुकूमत को, फिर ये पॉलिसी बनाना, फिर इस पे अमल करना, हाउ डू यू सी दिस एज अ होल? कि मतलब ये अच्छा टाइम है जिस वक्त हुकूमत ने सोचा या जो भी इसके पेश नज़र जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने सोचा और ये पॉलिसी सामने पेश कर दी? नहीं, देखिए मैडम, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब वैसे तो ये हुकूमतें जब आती हैं तो वो अपने रिव्यूज करती हैं। अब इनको 3-3.5 साल लग गए आते हुए इस सारे प्रोसेस में, और कोविड ने सारा एक ब्रेक लगा दी, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था। अभी ये कह रही है 22 से लेके 26 तक है, लेकिन ये डिपेंड करता है इसमें कॉन्टिन्यूटी, ये स्टेट की पॉलिसी है, ये किसी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। सही। तो स्टेट को इस पे काम करना पड़ेगा, स्टेट के अदारों को काम करना पड़ेगा, चले देर आए सही दुरुस्त सही। अच्छा, इसमें जो ये भी कहीं मैंने पढ़ा कि इसमें दिफाई बजट में कुछ कटौतियां भी हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए जी, दिफाई बजट में कटौतियां जो है बल्कि हुई है, माजी में भी हुई है, जब दिफाई बजट बढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान का 16-17% जो है वो या 18% जो है वो डिफेंस को जा रहा है, तो वो हमारी नीड्स हैं और माजी के हालात इस तरह थे। लेकिन अभी हमें अपने डिफेंस को भी जो है वो उसकी ठीक करना पड़ेगा, और वो इस तरह कि आज के दौर में आपको जो टेक्नोलॉजिकली चीजें हैं वो देखनी होती है। आपकी बड़ी आर्मी जो होती है वो भी फायदेमंद है, माजी में ऐसे था, इंडिया था, अफगानिस्तान था, हालात इस तरह थे। अभी हमें एक स्मार्ट आर्मी चाहिए जो बेसिकली जिसे आप कह लें टेक बेस्ड आर्मी कह लें, क्योंकि अब ज्यादातर काम तो कीबोर्ड्स के जरिए हो रहा है। अगर आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज किया जा रहा है, आपके स्टेट बैंक के या नेशनल बैंक के जो फाइनेंशियल सिस्टम को हैक कर लिया जाए, तो अब तो आपको उस तरह का अपरेटस चाहिए। और फिर जिस तरह सोशल मीडिया एक नई फोर्स आ गई, पहले तो ये था कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए कहीं राइट्स हो जाए, लोग दंगा फसाद कर दे, अभी तो दंगा फसाद सोशल मीडिया पे होता है। तो किस तरह एक नेशन को किस तरह लीड करना है, लेके जाना है, तो अभी तो बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जो कि मैं क्लोजली देखती भी रही हूँ, बहुत से इंटरव्यूज़ भी और तमाम चीज़ें, मईशियत एक तरह से मेरा सब्जेक्ट रहा है। हम देखते हैं कि पॉलिसी बन जाती है, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में आ जाती है, मगर अमूमन
उसमें स्टेक होल्डर्स को लिया ही नहीं जाता। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ बिजनेस कम्युनिटी की। आप देखिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके चैलेंजेस, उनकी रिस्ट्रिक्शंस, उनके हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी बनती है जिसका ताल्लुक मईशियत से है, तो उसमें हमारे इस पूरे सेक्टर को, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड तो लिया नहीं जाता। अक्सर शोज़ में उनसे बात होती है या अक्सर इवेंट्स में उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि मसला है क्या। देखिए जी, बिजनेस कम्युनिटी से भी जरा पूछना चाहिए, वो बड़े स्टेक होल्डर है, लेकिन मेरा ख्याल है दिस इज द मोमेंट वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर यूथ। आज का जो टाइम है वो स्टार्टअप्स का टाइम है। इंडिया के अंदर सिर्फ पिछले साल के अंदर 40 अरब डॉलर के स्टार्टअप आए हैं जी। 40 अरब डॉलर के यूनिकॉर्न्स आए हैं। स्टार्टअप को सुना 20 अरब डॉलर के आए हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप 350-60 मिलियन डॉलर के आए हैं। हमें यूथ पे इन्वेस्ट करना है। ये जो हमारे पुराने बाबे हैं ना जी, जिन्होंने चीजों को कंट्रोल रखा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। देखिए आज भी पाकिस्तान की तो फॉरेन रेमिटेंस हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो हम तो उससे डिपेंडेंट अपने उन पाकिस्तानियों पे जो बाहर बैठे हैं। जो कमर साहब, वो अपने कंट्रोल में क्यों रखेंगे? एक्सपोर्ट का फायदा उनको भी तो है, उनके इंडिविजुअल बिजनेस को भी है। ये नहीं है कि मैं सॉरी, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि जिसका इंडिविजुअल बिजनेस है एक्सपोर्ट करने का, उसका अपना भी तो फायदा है। कंट्रोल करने से उनको कौन सी ऐसी चीज़ है। और इसमें मैं ऐड ऑन करती जाऊँ कि बांग्लादेश से हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बांग्लादेश बल्कि आगे निकल गया है क्वालिटी में, कॉस्ट कटिंग में, और जिस तरह उनकी टाइम कंजम्पशन है, बहुत से ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर रहे हैं कि आज वो हमसे आगे चले गए इंटरनेशनल मार्केट में। वो आपकी बात सही है। दरअसल ये है ना कि हमारे कुछ ऐसे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट्स कॉन्टिन्यूसली प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही है। ठीक है। और वो एक्सपोर्ट के ऊपर तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट उनको वेवर देती है टैक्सेस के। वो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए भी वेवर्स मांगते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक नए अंदाज से चीजों को देखना होगा। आज की दुनिया बिल्कुल एक टेक बेस्ड वर्ल्ड है, आईटी की दुनिया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, 5G की दुनिया है। हमें और लेंस से सोचना है, स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना होगा। ये पुराने बाबे जिनके ऊपर हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, इनसे थोड़ा आगे जाना होगा जी। ओके, थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब फॉर दिस एलैबोरेशन एंड फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे आगे जैसे जैसे मुआशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल तब्दील होगी, तो वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू इन आवर शो वंस अगेन। थैंक यू जी। ओवरऑल कमर साहब ने इस नज़रिए को मुझसे और आपसे शेयर किया कि कौमी सलामती पॉलिसी जब बनाई गई है और उसमें से एक एलिमेंट उन्होंने सिलेक्ट करके पॉपुलेशन के हवाले से या किसी सूबे की, जिस तरह हमने CPEC की बात की, हमें बता भी दिया कि अगर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से होती है और जिस तरह से 2022 से लेकर 26 तक बताया जा रहा है कि अगर ये कंटिन्यूस रहे, परसिस्टेंट पॉलिसीज़ रहें, तो हमारे मुल्क को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। आई एम क्लोजिंग दिस सेशन विद इंशाअल्लाह कि हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर हम कुछ कर गुजरे तभी हमारी सलामती है, तभी हमारी खुशी है। अदरवाइज़ मैं और आप इसी तरह कन्फ्यूजन के माहौल में ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।